सो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और ये कॉन्सेप्ट का लास्ट चैप्टर है। और इस चैप्टर के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक्स होंगे, वो उस पर भी जाना है, क्योंकि वो एग्जांपल्स होंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसी चैप्टर के एंड में आपको वो मतलब चैप्टर के मतलब इसके ही डिस्क्रिप्शन में आपको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक्स भी मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगी। तो पीडीएफ फर्स्ट चैप्टर में भी दी थी, लेकिन इसमें भी दी है। तो सारे लिंक्स और गूगल प्ले स्टोर पे भी ले जाएगा, वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहेगा, और उस ऐप से आपको प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस। सो इस तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी इस एग्ज़ाम के लिए। और सिर्फ ये 3 चैप्टर्स आप मतलब 3 वीडियोस आपको अच्छे से देखनी है। उसके बाद जो जो कहा गया वो करेंगे। तो मैं नहीं कहता कि कहीं 30 से कम नंबर आते हैं, 25 से 30 नंबर आराम से आ जाएंगे आपके, कम से कम। तो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट चैप्टर सेक्शन अपना, जो कि अंडर राइटिंग है। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग होता है कि आपको पावर दी जाती है किस चीज़ की? सिलेक्शन और एंटी नॉट सिलेक्शन की, एंटी सिलेक्शन की। इसमें क्या होता है, आपको रिस्क चेक करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है कि उसको इंश्योरेंस मिल सकता है या नहीं, और बाकी क्राइटेरियाज को सेट करना होता है। तो स्टैंडर्ड डिसाइडेड है, उनके अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना होता है। इसमें क्या होता है, 2 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, जो आपकी अंडरराइटिंग होती है, ग्राउंड लेवल अंडरराइटिंग एजेंट करता है, और जो आपकी ब्रांच मैनेजर हुआ, डब्ल्यू हुए, एओ हुए, ये लोग करते हैं आपकी अंडरराइटिंग एट द ब्रांच लेवल। ठीक है। फिर आती है रिस्क क्लासिफिकेशन, स्टैंडर्ड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ में क्या होता है, एप्लीकेंट और जो प्रपोजर है, जो ऐसा आदमी जो आदमी के ऊपर कोई रिस्क नहीं है, जो कि ऑर्डनरी लाइफ जी रहा है, ना वो आर्मी में है, ना वो ड्राइवर है, ना ही वो बीमार है, बिल्कुल हेल्दी पर्सन है। तो 25 साल का अगर एक ऐसा आदमी 25 से 30 साल का, उसके लिए जो हम प्राइस रखते हैं उसको हम देखते हैं स्टैंडर्ड लाइफ में काउंट करते हैं उस बंदे को। ठीक है। उसके बाद आती है प्रेफर्ड लाइफ। प्रेफर्ड लाइफ में कौन लोग आते हैं? जिन लोगों की डेथ के चांसेस कम होता है, जैसे कि बच्चे आपके जो लो एज ग्रुप है 35 से नीचे हैं, वो प्रेफर्ड लाइफ में आते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड लाइफ में कौन आते हैं? वो लोग जिन लोगों का मतलब नॉर्मल लाइफ में है, वो ना उनकी डेथ के ज़्यादा चांसेस है और ना ही वो ज़्यादा लंबी लाइफ बची है। ठीक है। तो मतलब नॉर्मल लाइफ, जिनकी मोर्टेलिटी रेट का मतलब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड से ऊपर हो सकती है, कुछ चीज़ें नीचे हो सकती है। तो स्टैंडर्ड से ऊपर की चीज़ें आ गई, प्रेफर्ड लाइफ आ गई। बोलने का मतलब प्रेफर्ड लाइफ, जिनमें कि बच्चों को, जैसे हम इनके लिए प्रीमियम भी कम होता है प्रेफर्ड लाइफ के लिए, और दूसरी चीज़, और इनका इंश्योरेंस की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, मतलब जिनकी एज 35 से नीचे है। सब स्टैंडर्ड लाइफ में कौन आते हैं? सब स्टैंडर्ड लाइफ में वो लोग आते हैं जिन लोगों के लिए हम एक्स्ट्रा प्रीमियम मतलब चार्ज करते हैं। इसका रीज़न होता है कि इनमें मोर्टेलिटी रेट हाई है, मतलब डेथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें हम सब स्टैंडर्ड लाइफ कहते हैं। देन कम डिक्लाइनिंग लाइफ, जो कि ओल्ड एज में आते हैं, जिनके डेथ के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इनके लिए इंश्योरेंस भी महंगा होता है। अब सिलेक्शन प्रोसेस मैंने कहा, जैसे फील्ड लेवल पे आप सेलेक्ट करते हैं और आप चेक करते हैं कि इसको इंश्योरेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता। देन डिपार्टमेंटल लेवल पे आपका ब्रांच मैनेजर चेक कर सकता है और बाकी आपके और लोग चेक कर सकते हैं। देन कम्स अंडरराइटिंग डिसीजन। अंडरराइटिंग डिसीजन में आपको देखना था एक्सेप्टेंस विद द ऑर्डिनरी रेट। ऑर्डिनरी रेट पे, जैसे स्टैंडर्ड लाइफ के लिए एक ऑर्डिनरी रेट पे आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये इसको इंश्योरेंस दे सकते हैं। सेकंड आता है एक्सेप्टेंस बट विद द एक्स्ट्रा रेट, जैसे आर्मी वाले को भी एक्सेप्ट करते हैं लेकिन उसको हम रेट ज़्यादा लेते हैं। देन कम एक्सेप्टेंस विद लीन। लीन का मतलब हुआ कि उसको कुछ आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कुछ कंडीशन लगा दी। एक्सेप्ट तो होगा लेकिन इतने टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल दिस एक्सेप्टेंस विद द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज क्या बोलता है कि आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि आप अगर ट्रैवल करेंगे कंट्री, किसी और कंट्री में, तो इस चीज़ के लिए आपको एक्सेप्ट तो कर दिया, लेकिन आप कहीं और नहीं जा सकते, कंट्री में नहीं जा सकते। मान लो कोई आर्मी में नहीं था मतलब कोई माइनिंग में काम कर रहा था, उसको बोला कि हाँ, उसने कहा मैंने काम छोड़ दिया है तो मैं अब इंश्योरेंस ले रहा हूँ ऑर्डिनरी रेट पे। तो क्या होगा कि अगर वो कल माइनिंग में जाता है और उसकी डेथ वहाँ होती है तो उस वजह से उसके क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके की एक्सेप्टेंस को बोलते हैं एक्सेप्टेंस विद द रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, कि आप वहाँ नहीं जाएंगे। डिक्लाइनिंग एंड पोस्टपोनिंग। डिक्लाइनिंग और पोस्टपोनिंग दो वर्ड अलग अलग हैं। डिक्लाइनिंग का मतलब होता है आपको इंश्योरेंस नहीं मिल सकता, बीमार है तो आपको या तो पोस्टपोन कर देंगे, या अगर आपकी सीवियर डिजीज़ में है, कोई डिजीज़ जैसे कैंसर, स्ट्रोक वगैरह आते रहते हैं आपको, तो आपको ये किडनी फेलियर वगैरह है तो आपको मिलेगा आपका इंश्योरेंस डिक्लाइन हो जाएगा। पोस्टपोन ज़्यादातर होता है फीमेल के केसेस में, और कोई बीमार है उस केसेस में, फीमेल जो कि प्रेग्नेंट है उनके केसेस में पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी अभी इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है लेकिन बाद में दे सकते हैं हम लोग।
ऑपरेटिंग फैक्टर में मैंने बताया था कि जो अगर कोई हाउस वाइफ है ना तो उसको इंश्योरेंस नहीं मिलता। फिर आता है माइनस, बच्चों को भी इंश्योरेंस नहीं मिलता, लेकिन हम बच्चों को एजुकेशन प्लान दे सकते हैं और उसके फादर की इनकम देखनी होती है हमें, ठीक है। उसके अलावा हमें देखना होता है उसका फैमिली बैकग्राउंड, पेरेंट की एडुकेट इनकम है कि नहीं है और उनका इंश्योरेंस एडुकेट है कि नहीं है। ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी होती है कि उसकी एडुकेट इंश्योरेंस उसके पेरेंट्स के पास है कि नहीं, हैजार्डस में काम तो नहीं करी फीमेल की प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम, ये चीज़ें हमें इंश्योरेंस के टाइम में देखनी चाहिए। हाउस वाइफ को इंश्योरेंस नहीं मिलता है तो उसकी हमें इनकम दिखानी पड़ती है कि हाँ ये काम करती है, तो इनकम जिसकी शो होती है उसी को इंश्योरेंस मिल सकता है। लार्ज सम एश्योर्ड, तो आप जब अंडरराइटिंग करते हो तो आपको लार्ज सम एश्योर्ड का भी ध्यान रखना होता है कि बड़ा बीमा आ रहा है तो जल्दबाजी में इन चीज़ों को ध्यान रखें कि 10 से 12, अगर आपकी इनकम का एनुअल इनकम का 10 से 12 गुना बड़ा बीमा है तो आप रीज़न देखो, कहीं ऐसा तो नहीं बीमार है तो इंश्योरेंस ले रहा है बड़ा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एज के केस में आपको देखना है कि इसकी एज क्या है। आप जब इंश्योरेंस का कैलकुलेशन करते हैं तो वो एज के बेसिस पे होती है। फिर आती है मॉरल हैजार्ड। मॉरल हैजार्ड का मतलब लाइफस्टाइल, उसका फाइनेंशियल सिचुएशन, हैबिट्स, रेपुटेशन, मेंटल हेल्थ, ये हर चीज़ को देखना होता है किस टाइम पे, इंश्योरेंस के टाइम पे। तो हमने उसकी एज क्राइटेरिया, मॉरल हैजार्ड, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कि वह कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिसमें उसकी, जैसे ड्राइवर तो नहीं है, आर्मी में तो नहीं है, न्यूक्लियर प्लांट में तो नहीं काम करता है, केमिकल की फैक्ट्री के आसपास तो नहीं काम करता है, तो उसको ऑक्यूपेशन में उसका काम क्या है, उसके काम के हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है उसकी हेल्थ पे इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स, क्या ड्रिंकिंग और स्मोकिंग वाली हैबिट्स को भी पूछा जाता है इंश्योरेंस के टाइम पे। फिर आते हैं नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग। अंडरराइटिंग के लिए हमने क्या करना होता है, नॉन मेडिकल अंडरराइटिंग कहाँ तक की होती है, इसके लिए कंडीशन डिसाइडेड होती है जिसमें मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। जो फीमेल खुद कमा रही है उसके लिए मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़, जिस केस में 5 लाख से ऊपर का इंश्योरेंस है उसमें मेडिकल की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए तो इवन लिमिट और ज़्यादा है, लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट जॉब में है उनके लिए 5 लाख की लिमिट। एंट्री लेवल ऑफ एज 40 से 45 साल, प्रपोजर अबव 40 to 45 ईयर्स एज में कंपल्सरी नीड अ मेडिकल, उसको मेडिकल की ज़रूरत होती है। ये आगे जो प्रपोजर 40 से 45 साल की उम्र के हैं उनको मेडिकल की ज़रूरत होती है, उससे ऊपर मतलब है जो। टर्म ऑफ पॉलिसी, टर्म ऑफ पॉलिसी है जिनकी पॉलिसी टर्म 20 साल से ऊपर है और 60 क्रॉस करिए साथ में, ठीक है, उनके लिए भी मेडिकल की ज़रूरत होती है। तो वैसे तो हम मेडिकल नहीं लेते, लेकिन अगर किसी की एज 60 से ज़्यादा हो रही है पॉलिसी टर्म के साथ साथ, मान लो कोई 40 साल का है उसने 21 साल की पॉलिसी ली है तो उसको मेडिकल लगाना ही पड़ेगा। क्लास ऑफ लाइफ बोलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ कि कहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वर्क कर रही है। मेडिकल अंडरराइटिंग में दो फैक्टर मेन होते हैं, पर्सनल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, हेरिडिटरी, कि कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो उसको पुश्तों से आ रही है, बोलते हैं ना कि पुश्तैनी बीमारी, कि हाँ इनकी फादर की डेथ भी उस वजह से हुई, मदर मतलब दादा की भी वैसे हुई थी, तो इनको भी वो बीमारी हो सकती है। ये चेक की जाती है। एवरेज लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, कि कोई फैमिली में डेथ ऐसे तो नहीं होती है, हार्ट अटैक कैंसर तो नहीं हुई है, ठीक है, ये चेक करना है। फैमिली एनवायरनमेंट को चेक करना है कि कैसे एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं। फिर पर्सनल हिस्ट्री में देखते हैं, उसका बिल्ड देखते हैं, उसका मतलब हाइट और वेट ठीक है या नहीं है। ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। एवरेज पल्स रेट देखी जाती है, 72 की पल्स रेट है कि नहीं है। और उसके यूरिन सैंपल को देखा, यूरिन की सैम्पलिंग होती है, मेडिकल के टाइम पे देखा जाता है वैसे तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब हमने इंश्योरेंस कर दिया है, अब हमें क्या देखना है, अब इसका हमने पेमेंट करनी है। कब, अगर आपके क्लेम पेमेंट के टाइम पे, अब क्लेम सेटलमेंट भी करनी है, जो हमने पैसा लिया है तो वापस भी देना है, ठीक है। तो इसमें हम पहला क्लेम आता है सर्वाइवल क्लेम। आप जिंदा रहते हैं लास्ट तक, ठीक है, तो आपको हम सर्वाइवल बेनिफिट देंगे, मतलब जीने के लिए आपको पैसा वापसी दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि हाँ आप पूरे टर्म तक जिए हैं तो जो आपका अमाउंट बनता है वापसी विद जो भी बोनस के साथ वो वापस दिया जाएगा। फिर दूसरा टाइप का क्लेम होता है डेथ क्लेम। डेथ क्लेम दो टाइप के होते हैं, अर्ली डेथ क्लेम और नॉन अर्ली डेथ क्लेम। जो 3 साल के अंदर कोई आदमी पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे हम कहते हैं अर्ली डेथ क्लेम, लेकिन जो 3 साल के ऊपर चला जाए उसे हम कहते हैं नॉन अर्ली डेथ क्लेम। अर्ली डेथ क्लेम के केस में आपकी इंक्वायरी वगैरह भी हो सकती है और थोड़ी पूछताछ हो सकती है। देन कम्स इवेंट, और ये चीज़ आपको पता होगा जैसे कि जिस दिन से आप इंश्योरेंस लेते हैं उसी दिन से
आपका रिस्क कवर शुरू हो जाता है। बोलने का मतलब है, अगर आपने मंथली किस्त दी 2,000 रुपए की और आपका 5 लाख का इंश्योरेंस है, तो आज ही अगर आपको पॉलिसी ली थी और आज ही आपकी डेथ होती है, तो आज ही आपको 5 लाख रुपए उसी टाइम आपका कंपनी को देने होंगे। मतलब आज का मतलब 2-3 दिन के लिए, जितने दिन में क्लेम सेटलमेंट, जैसे डेथ सर्टिफिकेट जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के और अपनी छानबीन करने के बाद आपको वो सेटलमेंट कर देते हैं। देन कम्स आपका सर्वाइवल क्लेम। सर्वाइवल क्लेम क्या बोलता है? सर्वाइवल, आप लास्ट तक सर्वाइव करते हैं, मैच्योरिटी क्लेम होता है। ये टाइप के क्लेम्स हैं, नाम से बचा मैच्योरिटी पे पैसा वापस मिलना, मनी बैक क्लेम जो सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं हम जिसे। सरेंडर वैल्यू भी एक टाइप का क्लेम है, क्योंकि जब भी कंपनी से बाहर पैसा कस्टमर की जेब में जाएगा तो उस वो एक टाइप का क्लेम होता है। क्रिटिकल इलनेस क्लेम, आपकी जो बीमारी के लिए आपका खर्चा जो कंपनी देगी वो भी आप टाइप का क्लेम है। पेमेंट टू बी डन ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, सर्वाइवल बेनिफिट की पेमेंट, राइडर का बेनिफिट, ये सब कुछ भी क्या है, एक टाइप का क्लेम होता है। रेपुटेशन ऑफ डेथ क्लेम, डेथ क्लेम को हम कब इस चीज़ को कर सकते हैं कि हाँ रेपुडेट कर सकते हैं। मतलब रेपुडेट होता है निष्कासित, हम जिस चीज़ को मना कर देने से, ठीक है। अगर आपने कुछ झूठ बोला हो, कोई फैक्ट छुपाए हो कंपनी से, तो आपका क्लेम को रेपुडेट किया जा सकता है। ज़्यादातर ये अर्ली क्लेम के चांसेस में ज़्यादा होते हैं, केसेस में ज़्यादा होता है। फिर आता है इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज। इनडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है? पॉलिसी विच हैज़ बीन इन्फोर्स फॉर 2 years कैन नॉट बी, जो 2 साल के लिए इन्फोर्स हुई है, ठीक है, उसको डिस्प्यूटेड ऑन द ग्राउंड इनकरेक्ट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद के इंश्योर हैव टू प्रूव द ऑर्डर ऑफ, ठीक है। पॉलिसी टर्म ये आता है आपका सेक्शन 45 के अंदर। ये क्या बोलता है इंश्योरेंस एक्ट में कि अगर कोई पॉलिसी 2 साल के लिए चली हुई है, ठीक है, तो उसको रेपुडेट करने के लिए ना इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई अच्छा सा प्रूव होना चाहिए, नहीं तो उसको आप मना नहीं कर सकते पैसे देने से। कंपनी कभी मना नहीं कर सकती कस्टमर को, चाहे उसे कितना ही गलत लग रहा हो, लेकिन 2 साल चली है और तब उसके बाद कंपनी को रेपुडेट करने के लिए एक आपके पास अच्छा प्रूव होने की जरूरत होती है कंपनी को। प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ बोलता है एविडेंस एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग 1872। इसमें क्या होता है कि अगर कोई आदमी 7 साल से मिसिंग है, ठीक है, तो उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो मरा हुआ घोषित कर देते हैं कंपनी, और उसकी फैमिली को डेथ क्लेम मिल जाता है, बट आफ्टर 7 years। क्लेम प्रोसीजर, क्लेम प्रोसीजर देखो, आपको रेगुलेशन जो आईडा रेगुलेशन है ना 2002, उसके अंदर क्लेम दिया जाता है। तो क्लेम में क्या देखते हैं हम, एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर कोई चाहिए तो वो 15 दिन के अंदर देने पड़ेंगे। अगर क्लेम इज़ नॉट टू बी पेड तो 30 दिन के अंदर आपको क्लेम कंपनी ने देना ही देना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट 15 दिन के अंदर कंपनी मांग सकती है आपसे, और 30 दिन के अंदर आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। विद इन जब आपके डॉक्यूमेंट आ गए उसके 30 दिन के अंदर आपका मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम हो वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, कंपनी कस्टमर को 2% इंटरेस्ट देगी। और अगर कोई डिस्प्यूटेड क्लेम है, लड़ाई झगड़े वाला क्लेम है, तो उसमें क्या होगा, 6 महीने का टाइम लगेगा। किस चीज़ के लिए? विद इन आफ्टर 6 months आपको क्लेम दे दिया जाएगा। कि मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा या फिर कहीं पे कोई मर्डर केस है तो क्लेम सेटलमेंट में 6 महीने लग सकते हैं। उसके बाद एक एजेंट का काम क्या होता है, नॉमिनी की हेल्प करना, लीगल हायरर की हेल्प करना, क्लेम दिलाने में उसकी हेल्प करना, और मतलब उसको तक जितनी सर्विस चाहिए ना, इवन आफ्टर ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वैसे भी, कि अगर किसी घर में डेथ हुई है या फिर जिसकी वजह से आप कमा रहे हैं उसको आपने पैसा वापस पहुंचाना है, डेथ हुई है तो उसकी नॉमिनी की हेल्प करनी होती है उस टाइम पे, तो ये काम होता है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है। टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है, पहला आता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स। ये हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हम हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जाती हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपके गांव में आसपास में होते हैं, जिसे हम बोलते हैं जहाँ पे कंपाउंडर या छोटे मोटे डॉक्टर बैठते हैं, उन्हें कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर। फिर सेकेंडरी हेल्थ केयर, जैसे आपके रीजन का कोई बड़ा हॉस्पिटल होता है उसे कहते हैं हम सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर। देन कम्स टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर, जहाँ पर स्पेशलिस्ट बैठते हैं उसे हम कहते हैं टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर। जैसे स्पेशलिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट, तो उन लोगों के लिए जहाँ बैठते हैं तो वहाँ पर आपके इलाज के लिए जाना होता है, तो उसे कहते हैं हम टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स। देन कम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द ESI एक्ट 1948। अब एम्प्लॉय सेफ्टी इंश्योरेंस एक्ट आता है ना, जो इसमें क्या बोलता है कि जिसकी इनकम 15,000 से कम है ना, उसके लिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। एक तो कंपनी की तरफ से
कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी, कुछ पैसा वो पर्सन देगा। तो क्योंकि उसकी इनकम वैसे ही कम है, अगर उसको कुछ हो गया, उसकी सेविंग वैसे ही कम होगी, तो क्या होगा, उसकी फैमिली सड़क पे आ जाती है। देन कम्स इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज कहते हैं इंश्योरेंस ब्रोकर्स। इंश्योरेंस ब्रोकर्स हु मे बी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट्स एंड वर्क इंडिपेंडेंटली। ब्रोकर कौन होते हैं? वर्कर, जो इंश्योरेंस ब्रोकर और एजेंट के बीच पहले डिफरेंस देखना। ब्रोकर होते हैं जो एक कस्टमर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बताते हैं कि आप इस कंपनी का बीमा लो, इसमें आपको फायदा है, ठीक है, और उसको कमीशन भी कौन देगा? कस्टमर। लेकिन इंश्योरेंस एजेंट कौन होता है? जो एक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और उनका क्या होता है, वन लाइफ, सॉरी, इसमें क्या होता है, एजेंट क्या करेगा कि वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा और एक ही कंपनी का इंश्योरेंस बेचेगा, तो उसको कमीशन भी कौन देगा? आपका कंपनी देगी, ठीक है। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? टीपीए कहते हैं इन्हें। ये क्या होते हैं? कंपनीज दे रिस्पेक्टिव क्लेम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये ना तो कंपनी से रिलेटेड होते हैं ना कस्टमर से रिलेटेड होते हैं, तो ये इंडिपेंडेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे कि मेडिकल के लिए डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो लोग। इंटरनेट वेब एग्रीगेटर्स। इंटरनेट वेब एग्रीगेटर वो लोग होते हैं जो लोग वेबसाइट के थ्रू इंश्योरेंस बेचते हैं, जैसे आपके सुना होगा ना कि policybazaar.com, ये सब के सब ये टेली मार्केटिंग करते हैं, जो फ़ोन करके बोलते हैं कि हाँ इंश्योरेंस ले लो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स, जो फ़ोन से ज़्यादा करते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर, मतलब, या फिर आपको एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं बार बार, उसको बोलते हैं इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर्स। जैसे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उस पर इंश्योरेंस की ऐड आती है, वो सब कुछ कि ऑनलाइन खरीदो, अभी खरीद लो, वो होते हैं वेब एग्रीगेटर्स। बट जो आपका policybazaar.com वगैरह है, वो होते हैं इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स। वो बोलते हैं कि हम सबसे सस्ता हम देते हैं, वो बहुत सारी कंपनीज को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाते हैं और वहाँ से इंश्योरेंस को बेचते हैं। ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं और इनके हेडक्वार्टर्स देख लेना आप लोगों ने। उसके बाद आपका आता है हेल्थ इंश्योरेंस, और ये लास्ट चैप्टर है। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होते हैं? दो टाइप के। देखो, हेल्थ इंश्योरेंस में होता क्या है, इन केस ऑफ आप मेडिकली अनफिट होते हैं या बीमार होते हैं या एक्सीडेंट होता है, तो आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, एक बहुत बड़ी खर्चा आ जाता है एकदम से आपके ऊपर ना, और आप कितनी सेविंग सारी खत्म कर देता है, तो इसलिए आपका हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस होता है आपके कि आपका सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। तो ये 3 टाइप का होता है। पहला होता है इंडेमनिटी कवर। इंडेमनिटी कवर 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे गाड़ियों के केस में होता है वैसा ही इसमें होता है। इंडेमनिटी कवर में 10 लाख का मैक्सिमम है, बीच में अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन को देखा जाता है, कितना खर्चा आया उतना खर्चा आपको कंपनी दे देती है। फिक्स बेनिफिट कवर, इसमें होता है आपके लिए पर मंथ या पर डे फिक्स बेनिफिट दे दिया जाता है कि आपको अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो 4,000 पर डे हम दे देंगे, और जितने दिन रहेंगे उतने दिन 4-4 हज़ार रुपये पर डे आपको इंश्योरेंस कंपनी देती रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं फिक्स बेनिफिट कवर, एक टाइप का ये भी होता है हेल्थ इंश्योरेंस में ना, ठीक है, आपकी हॉस्पिटलाइजेशन पे, ठीक है। देन इलनेस क्रिटिकल इलनेस कवर, इसमें क्या होता है, आपकी कुछ डिजीज़ कवर होती है, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कैंसर, ये बड़ी बड़ी डिजीज़ होती हैं, ठीक है, तो इनका कवरेज अलग से होता है। तो चैप्टर इतने ही थे, अब कुछ 10-12 पॉइंट है जो मेन उनको मैं बता देता हूँ इन आपको थोड़ा ब्रीफ करके। को इंश्योरेंस क्या होता है? को से पहले तो याद रखो कस्टमर और कंपनी दोनों, ठीक है। जब कोई कस्टमर कहता है कि एक पार्ट मैं दे दूंगा अपनी जेब से अगर कल मेरा कोई लॉस होता है या नुकसान होता है, और एक पार्ट कंपनी दे देगी, तो उसे हम कहते हैं को इंश्योरेंस रिस्क, ठीक है। देन कम री इंश्योरेंस पार्ट। री इंश्योरेंस इज अ डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कंपनीज, ठीक है। री इंश्योरेंस बोलने का मतलब है एक कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है कस्टमर को, ठीक है, लेकिन उस कंपनी को रिस्क है कि ये मतलब मेरे लिए लॉस वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगी, दूसरी कंपनी इसको बैक करेगी कि कोई बात नहीं, अगर कल लॉस होता है तो आधा मतलब कुछ पार्ट मैं दे दूंगा। तो अगर, क्योंकि कंपनी सीधे थर्ड इंश्योरेंस कंपनी को नहीं जानती है, ठीक है, वो तो दूसरी कंपनी का हेल्प कर रही है ना, तो वो एक कंपनी दूसरी कंपनी जब हेल्प करती है इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए कस्टमर को, तो उसे कहते हैं री इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर इंश्योरेंस, ये प्रोसेस है। पॉलिसी ने डेट क्रॉस की, जैसे आपका प्रीमियम पेइंग टर्म थी, टाइम के ऊपर आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो ग्रेस पीरियड मिलता है आपको 15-30 दिन का, 15 मंथली केस में और 30 दिन का क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली केस में। अगर तब भी आपने पैसे पे नहीं किए तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लैप्स पॉलिसी को दोबारा चलाना है तो आप उसको रीइंस्टेट करा सकते हैं। रीइंस्टेट पीरियड कितने साल का होता है? 5 साल का। 5 साल के अंदर आप उसको कभी भी रीइंस्टेट करा सकते हैं, लेकिन आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पिछले सारे प्रीमियम भरने पड़ेंगे, तभी वो रीइंस्टेट होगी। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टिंग एज क्या होती है? इंश्योरेंस में ना जिस एज से पेंशन शुरू हो जाती है ना, उसको हम कहते हैं वेस्टिंग एज।
पेंशन कब से शुरू होती है? पेंशन शुरू होती है जिस एज से आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होती है। ये ज़रूरी नहीं कि 60 ईयर्स ही होती है, इंश्योरेंस में ये कंसेप्ट नहीं चलता है। मे भी आप 30 से ऊपर कभी भी पेंशन लेनी स्टार्ट कर सकते हैं, वो कंपनी के टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग चलती रहती हैं। तो जिस एज से आपको पैसा वापस मिलना शुरू हो जाए कंपनी से लगातार, तो उसको हम वेस्टिंग एज कहते हैं। फॉरफीचर, कुछ चीज़ें छुपाना को हम फॉरफीचर और डिस्क्लोज ना करना, कुछ चीज़ें छुपाना ही फॉरफीचर कहलाता है। रेपुटेशन, मना करना, इनकार करना, कंपनी आपको क्लेम देने से इनकार करती है क्योंकि आपने कुछ छुपाया था इस वजह से। फिर आती है सैलरी सेविंग स्कीम। सैलरी सेविंग स्कीम क्या बोलती है कि आपकी सैलरी से ही पैसे कट जाएंगे और आपकी डिडक्शन है ना जो प्रीमियम की आपकी सैलरी के बैंक अकाउंट से या बैंक अकाउंट से कट जाएंगे, उसको सैलरी सेविंग स्कीम बोलते हैं। लेकिन आज के टाइम में फेमस है नैच, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस। नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस क्या बोलता है, इसके लिए आपको सैलरीड होना ज़रूरी नहीं है, आपका बस बैंक में अकाउंट होना चाहिए। तो आपके अकाउंट से सीधे पैसे इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने पर्टिकुलर डेट पे चले जाएंगे, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, एजेंट के चक्कर में नहीं रहेंगे आप, और एजेंट की भी एक हिसाब से टेंशन खत्म हो जाती है, आपका पैसा सीधा ही आपके अकाउंट में आ रहा है और एजेंट को सीधे कमीशन आ रही है। ठीक है, टेंशन जितनी कम हो उतना ही बेटर रहता है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास थी, 25 आवर्स की ट्रेनिंग थी इंश्योरेंस एजेंट बनने के लिए इन द रूरल एरिया, और 12th क्लास होनी चाहिए आपकी कम से कम आपके अर्बन एरिया में। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट 3 साल के लिए होता है। इन केस ऑफ फ्रॉड तो आपकी कमीशन सीज हो जाती है। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, तो ये चीज़ें याद रखनी है। मुंबई में हेडक्वार्टर है आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। और आपकी जिसे मौद्रिक नीति बोलते हैं, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी आरबीआई लेके आता है। इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटरी कुछ पॉइंट से कहीं यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए एक बार सुन लेना चाहिए। इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआरडीए है, हैदराबाद हेडक्वार्टर है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। उसके बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये टेलीकॉम का है। पेंशन सेक्टर का रेगुलेटर है पेफ्रेडा, इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। एन एजेंट हैज़ टू डिस्क्लोज द स्केल ऑफ कमीशन इफ डिमांडेड बाय द प्रोस्पेक्ट। अगर कोई कस्टमर पूछता है कि कितनी कमीशन आती है आपको, तो आपको ये डिस्क्लोज करना होता है। लेकिन ये कैसे डिस्क्लोज करना है, ये आपके डेवलपमेंट ऑफिसर आपको ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। सेल ऑफ इंश्योरेंस एज पर द नीड ऑफ द कस्टमर, कस्टमर की ज़रूरत के हिसाब से ही आपको इंश्योरेंस को बेचना होता है और समझाना होता है। इन्फ्लेशन का बहुत गंदा इम्पैक्ट होता है फिक्स इनकम के ऊपर, तो दैट्स वाई आपके पास सेविंग होनी चाहिए, आपको कस्टमर को ये चीज़ समझानी है। इन्फ्लेशन हैज़ बैड, उसका इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है कि आपके अब तो इसकी लिमिट बढ़ चुकी है, 80C के अंदर 1.5 लाख रुपए की लिमिट है आज भी। आपका टैक्स रिबेट लिमिट है वो 1,50,000 प्लस 50,000 की इस बार के बजट से एक्स्ट्रा है, तो अब 2 लाख रुपए तक की लिमिट है टैक्स रिबेट की। ठीक है, और सेक्शन 80C में था ये 1.5 लाख की लिमिट, और 80D में आपकी मिनिमम लिमिट है 25,000 के। 80D में इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें हम अगर, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस 80D में कवर होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ, आप जब एग्जाम पास कर लेंगे उसके बाद, कि किस तरीके से हम 80C और 80D का फ़ायदा कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं और कैसे अपनी भी इनकम बढ़ेगी और इंश्योरेंस का पैसा, मतलब कस्टमर का पैसा भी बच सकता है, तो इसके लिए भी कमेंट में मुझे प्लीज़ वीडियो के लिए मतलब कमेंट कीजिए कि हाँ किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। फिर आता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ठीक है, पॉलिसी रिवाइवल पीरियड 5 साल का होता है मैक्सिमम, रिवाइव करने का मैंने बताया जैसे पहले भी 5 साल का मैक्सिमम पीरियड होता है। सरेंडर वैल्यू 2 साल के बाद मिल सकती है। अब आता है सेक्शन 39 रूल फॉर नॉमिनेशन, नॉमिनेशन के रूल डिफाइन होते हैं सेक्शन 39 के अंदर। यह है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर। मैंने कहा था कि टर्मिनोलॉजी जितनी भी आएगी वो सारी 1938 एक्ट के अंदर आएगी, जो कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 है। आपका सेक्शन 41 आता है प्रोहिबिट्स रिबेट इन इंश्योरेंस पॉलिसी, कि आपको रिबेट और छूट नहीं देनी है कस्टमर को, आपका हक है वो लेना है। सेक्शन 42 बोलता है रेम्यूनरेशन ऑफ एजेंट, एजेंट की कमीशन, आपकी जो कमीशन आएगी वो 42 के अंडर आती है। फिर आता है इंडिस्प्यूटेबिलिटी क्लॉज, सेक्शन 45। मैंने जैसे भी बताया था कि अगर आपकी 2 साल पॉलिसी चली है, उसके बाद अगर कंपनी पैसे देने से मना करती है तो उसके पास कोई प्रूव होना चाहिए, तो तभी वो मना कर सकती है। फिर IRDA एक्ट मैंने बताया था कि 1999 में आया था, लेकिन इसमें इंडिया लगा था IRDA के आगे, वो 2014 में लगा था। फिर आया था
थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, इंश्योरेंस ब्रोकर और एजेंट, ये सब की रेगुलेट करता है, IRDA के द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। और जो कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी IRDA का एग्जाम है। इंश्योरेंस प्रोवाइड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जो आपकी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है इंश्योरेंस में, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर आपको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करता है। मैंने जैसे पहले बताया था कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 1872 के अंडर होता है। मेथड ऑफ अंडरराइटिंग, जो आपकी अंडरराइटिंग होती है वो दो टाइप की होती है, न्यूमेरिकल मेथड ऑफ अंडरराइटिंग होता है और दूसरा होता है जजमेंटल मेथड ऑफ अंडरराइटिंग। अब न्यूमेरिकल मेथड ऑफ अंडरराइटिंग क्या बोलता है, आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल मेथड में आपको मैथमेटिकल फॉर्म में देख करके आपकी अंडरराइटिंग की जाती है, आपकी पूरी कैलकुलेशन जैसे ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट की जाती है और आपकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेसिस पे आप इंश्योरेंस समझाते हैं किसी को। दूसरा होता है जजमेंटल, हाँ इसकी इनकम इतनी है तो इसके हिसाब से 10 लाख का बीमा दे देते हैं, 50,000 इनकम है 20 लाख का बीमा दे देते हैं, ये ठीक है। तो इसे हम कहते हैं आपका जजमेंटल मेथड। तो एक ये मेथड भी जिसके थ्रू आप अंडरराइटिंग कर लेते हैं। फिर आता है कस्टमर वेलफेयर। एग्जाम के टाइम पे दिमाग में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी रखनी होती हैं, कस्टमर वेलफेयर, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन विद कॉमन सेंस। अगर आप एग्जाम में ये कॉमन सेंस और कस्टमर का वेलफेयर देखेंगे और गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को कंसीडर करेंगे, एग्जाम के टाइम में सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, कस्टमर का वेलफेयर, जिस ऑप्शन के साथ आपको लग रहा है ना कि इस ऑप्शन में लग रहा है कि कस्टमर का वेलफेयर हो रहा है तो आंसर वही होगा। दूसरी चीज़, जहाँ रूल्स और रेगुलेशन नहीं टूट रहे ना तो वो ही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आपने पहले तो कभी भी ना तुक्के नहीं मारने, पहली चीज़ क्या करनी है, सोच समझ के आंसर देने हैं, ठीक है। मतलब जब पढ़ करके उसमें क्या होता है, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपको आते ही होंगे, ठीक है। देखिए अगर आपके पास 4 ऑप्शन है, 50 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको 15 क्वेश्चन अच्छे से आते हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है, तो 15 नंबर के आपके आ चुके हैं। अब 2 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। इसके बाद आपको कॉमन सेंस लगानी है, कस्टमर वेलफेयर और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन पे ध्यान दे रहा है। 35 में से आपको लगता है, इसमें से देखो कुछ में तो रूल टूट रहे होंगे, कुछ में कस्टमर का वेलफेयर नहीं हो रहा होगा, ठीक है, तो 2-2 ऑप्शन उड़ गए, मान लो एक ऑप्शन इन दोनों का था वो उड़ गए, मतलब 15-20 ही क्वेश्चन वैसा हुआ। तो 20 में से अब 2 ऑप्शन वाले आपके पास 20 क्वेश्चन है जिनमें आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो उसमें से भी आपको कुछ जजमेंटल के हिसाब से 10 के ठीक हो, 10 नहीं चलो 8 ही ठीक होते हैं, तो भी 23 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो पहले 15 ठीक किए, फिर 20 में से जब 8 आए मान लिया तो 35 क्वेश्चन आपके चले गए। 15 में हम तुक्के मारते हैं तो भी आपके 4-5 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो 26 से 27 नंबर आपके कम से कम आराम से आ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था, डिस्क्रिप्शन में देखना, आपकी जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा एक आपके लिंक्स दिए जाएंगे, उन सभी लिंक्स को खोलो। एक तो PDF डाउनलोड करनी है, एक ऐप डाउनलोड करनी है, उस पर मॉक टेस्ट देने हैं, 5 मॉक टेस्ट कम से कम देने पेपर से पहले। जब आप दोगे तो आपको अपनी एनालिसिस होगी, मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से इंप्रूव करना है। तब तक एग्जाम मत दीजिए जब तक आपकी इंप्रूवमेंट पूरी नहीं होती है, ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लूज होता है इस वजह से। तो आपको पढ़ के जाना है अच्छे से, एक 2 बार और इस वीडियो को देखिए, उससे क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।